हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 था। और कितना क्लास कर लिया इसका? 4 क्लास कर लिया। कितना क्लास? 4 क्लास हम लोग ने इसको कर लिया। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 आज चलने वाला है। ठीक है, आज इसका पहले परिचय समझेंगे, इसके बाद सभी इसका उदाहरण करेंगे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम रूट वाला सिद्ध करने होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, ये सभी सिद्ध करेंगे। ठीक है, जैसे कि हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन समझे थे, मतलब प्रश्नावली को, हर एक प्रश्नावली को पढ़ने से पहले उसका परिचय समझे थे कि इसमें क्या पढ़ने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार प्रश्नावली 1.3 में एक प्रमेय पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जो ये प्रमेय है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, रूट 3 या रूट 5 या रूट 7 अपरिमेय संख्या कैसे है ये तो जानते हैं कि है, लेकिन कैसे है ये सिद्ध करना है। ठीक है, बस इसी को सिद्ध करना है। सबसे पहले हमको ये एक परिमेय पढ़ना पड़ेगा जो बहुत हल्का है। ठीक है, अभी तक ने हमने वास्तविक संख्या में कितना प्रमेय पढ़ लिए थे? यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम और प्रमेय प्रश्नावली 1.1 में सीखे थे। प्रश्नावली 1 में क्या सीखे थे? 2 में अंक गणितीय के आधार प्रमेय, 2 प्रमेय। प्रश्नावली 1.3 में क्या पढ़ेंगे? ये प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, जो रूट 3 मतलब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तरीका हमें बताएगा ये। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, भले इसको मिटा देते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रश्न प्रमेय 1.3 है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसके बोलते हैं? जो कल भी हम क्लास में बताए थे, वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम P बराबर यहाँ ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। क्या अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 भी होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है। चलो हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब P एक अभाज्य संख्या। ठीक है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। विभाजित मतलब भागा देगी। ठीक है, और जहां a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या हम बताएं क्या होता है? पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेकर जो प्लस अनंत तक चलता है, प्लस अनंत तक चलता है, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। लेकिन यहाँ किसका चर्चा हुआ? धनात्मक पूर्णांक, यानी इसका ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे, नेगेटिव पार्ट नहीं लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट लिए। ठीक है, तो यहाँ हम मतलब एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम मान लेते हैं कोई, चलो 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमें क्या अभी किए, P एक अभाज्य संख्या मान लिया और A एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी मान लिया। ठीक है, अब एक बार पूरा पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है फिर से बता देते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं हम। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या मान लिए, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है। फॉर एग्जाम्पल पहला पार्ट क्या बोल रहा है, यदि जो है P a स्क्वायर को विभाजित करती है, a का मान क्या मान है? 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे और बटे होना चाहिए कि P का मान 5। तो देखो 100 बटे 5, ये पूरा कट रहा है कि नहीं, यानी विभाजित कर रहा है कि नहीं, ये बस समझो। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, हो तो a जो है, P जो है a को भी विभाजित करेगी, यानी इसका मतलब 10 बटे 5 इसको भी विभाजित करेगा। ऑलमोस्ट यही समझो, अगर P a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो P जो है a को भी विभाजित करेगा, बस इतना ही है। ठीक है, और इसके आधार पर हम परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलो ये समझ में आया? कुछ नहीं है छोटू। क्या बोल रहा है, P a स्क्वायर को विभाजित करेगा, मान लिए विभाजित कर रहा है, यानी पूरा पूरा कट रहा है, यानी विभाजित हो रहा है कि नहीं। चलो ठीक, अब क्या बोला, P a को भी विभाजित करेगा, तो कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलो इसके आधार पर आप प्रश्न संख्या बनाते हैं। उदाहरण पाले। ठीक है, उदाहरण कितना, कहां से स्टार्ट है उदाहरण इसमें? चलो उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, और बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, बस ये क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक बार घर में या 2 बार घर में प्रैक्टिस करना ही है, तब आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9 है। ठीक है, और उदाहरण नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय ही संख्या है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपरिमेय संख्या है तो इसका अपोजिट मान के चलेंगे, यानी क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, और ये क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस करना है, नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल 2 नंबर में पूछा जा रहा है, हर साल। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही करना है, नहीं कीजिएगा
तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो देखो बनाने का तरीका पहले समझ लो, उसके बाद घर में प्रैक्टिस अच्छा से कर लेना, ठीक है। तो देखो कैसे हम क्या बोले, परिमेय अपरिमेय है तो इसका हम क्या अपोजिट मान के चलेंगे, यानी क्या मानेंगे, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। अब बताओ ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के पालन ये करता होगा √3। जब हम मान के चल रहे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का पालन तो ये करता ही होगा। पालन करने का मतलब ये p/q के रूप के बराबर होगा कि नहीं, बताओ। जब माने हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का पालन तो ये करता होगा। और परिमेय संख्या क्या बोलता है, जो p/q के रूप में हो और जहां p और q एक स्व अभाज्य हो और q का मान कभी भी 0 ना हो, ये इसको लिख देना है, ठीक है। साइड में लिखना है जहां p व q स्व अभाज्य संख्या, क्या है, स्व अभाज्य संख्या है और q का मान कभी भी 0 नहीं होता, यानी q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आया समझ में, ये होता है परिमेय संख्या के परिभाषा, समझ में आया। स्वाभाविक संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका मौसो 1 हो उसे स्वाभाविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, या तो पूर्णांक संख्या भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो हम स्वाभाविक संख्या बोलिए। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इतना दूर तक आया समझ। अब यहाँ से आपको q का मान निकालना है, किसका मान, q का मान। इतना करने के बाद आपको q का मान निकालना है, ठीक है। q का मान कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, √3 q बराबर क्या है, p आया, ठीक है। हमें p का मान नहीं निकालना है, किसका मान निकालना है, q का। इसलिए q बराबर क्या लिखेंगे, p, इधर √3 है, इधर जाएगा क्या, भागा में, यानी √3 चल जाएगा नीचे, ठीक है। अब बताओ, हम अभी बोले हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या हो ही नहीं रहा है क्योंकि नीचे √3 आ रहा है। तो √3 आने समय उससे मतलब नहीं है, रूट काहे आ रहा है, रूट को हमको हटाना है, ठीक है। यानी 3 रहे तो ठीक है, लेकिन रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर दोनों और क्या करेंगे, वर्ग करने पर। तो q का स्क्वायर बराबर p व i √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो q स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या आएगा, p का स्क्वायर। अब बताओ √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बचा क्या, 3 आया। यहाँ तक आया समझ में, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से समझने वाली बात है, ठीक है। अभी हम क्या बोले, p और q क्या है, स्वाभाविक संख्या जिसका मौसो 1 हो। अच्छा बताओ, तो पूर्णांक संख्या में भी तो 1 आता है कि नहीं, तो इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, p, ऐसे करके लिखना है कि p व q एक पूर्णांक संख्या, क्या संख्या, पूर्णांक संख्या है, समझ में आया, एक पूर्णांक संख्या। अब बताओ ये जब पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर में, मतलब अगर p और q पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर जो भी होगा वो भी पूर्णांक में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी p² बाय 3 व q स्क्वायर भी क्या है, पूर्णांक है। आया समझ में, पूर्णांक संख्या है, आया समझ में। अब इतना दूर लिखने के बाद प्रमेय 1.3 का प्रयोग करेंगे। वो क्या बोलता है, अगर p जो है a² को विभाजित कर रहा, पहला पार्ट, तो p a को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 3 a² को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, 3 a², इसको समीकरण मान लो 1, इसका काम आएगा, ठीक है। यहाँ 3 a² को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि p² को विभाजित कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ 3 जो है p² को विभाजित कर रहा है, तो 3 p को भी विभाजित करेगा कि नहीं। तो देखो यहाँ 3, चूंकि 3 p को भी विभाजित करेगा, समझ में आया। अब ये 3 p को भी विभाजित करेगा। फॉर एग्जांपल समझो इधर कि अगर 3
पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो इसका मान कुछ आ रहा था, क्या आ रहा था, क्यू स्क्वायर आ रहा था। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं जैसे कि पी 3 को विभाजित कर रहा था, क्या आ रहा है इसका आंसर, क्यू स्क्वायर आ रहा। तो 3 भी तो पी का विभाजित करेगा तो इसका भी मान तो कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हमें मालूम नहीं है क्या आएगा। तो हम मान लेते हैं कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी आपको मानने का इच्छा है मान लीजिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ थोड़ा माना, क्या मानेंगे, माना कि 3 बाय पी K1, मतलब K1 मान लेते हैं, इसका आंसर K1 आ रहा है। और लिख देना है जहां K1 एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या, कैसा संख्या, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब तुमको क्या करना, अब जिस प्रकार यहाँ Q का मान निकाले थे उसी प्रकार यहाँ किसका मान निकालेंगे, K1 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, K1 का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो 3K1 आ रहा है, 3K1 बराबर क्या आ रहा है, P, इसको समीकरण 2 मान लो। काहे मानना है, देखो K1 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 जो है उसमें समीकरण 1 का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो इधर इधर समझो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, देखो समीकरण पहले 1 क्या है, ये है क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी स्क्वायर बटे क्या है, 3 है। अब उसमें हमें क्या करेंगे, पी का मान रखेंगे इसमें, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, पी का मान क्या आया, 3K1 का स्क्वायर, 3K1 और इसका स्क्वायर करेंगे बटे क्या, 3। अब देखो Q1 क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आया, 9, और K1 का स्क्वायर आएगा। अब बटे क्या, 3, इसको काट दिए तो कितना बार में, 3 बार में कटा, तो क्या क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3K1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या बोले थे, K1 का हमको मान निकालना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो हमको अलग नहीं करना पड़ेगा। तो इधर 3 गुना में इधर आएगा क्या, भागा में आएगा, क्या आएगा, भागा में, यानी K1। आप देखो ऑलरेडी निकल गया, इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, समीकरण 3 मान लो। अब तुमको क्या करना है, फिर वही काम करेंगे कि Q और K1 एक पूर्णांक संख्या है, लिखेंगे Q व K1 एक पूर्णांक संख्या, कैसे संख्या, पूर्णांक संख्या है। अब ये पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर वाला भी पूर्णांक आएगा। तो यहाँ लिखेंगे Q स्क्वायर बटे 3 व K स्क्वायर भी पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, फिर 1.3 का पर मैं 1.3 का प्रयोग करेंगे कि अगर 3 Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 Q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे कि Q3 जो है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मान आ रहा है Q1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी मान तो कुछ आएगा। फिर हम यहाँ मान लेंगे क्या, माना, क्या लिखेंगे, माना कि 3 जो है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मान K2 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे K2 एक पूर्णांक संख्या। बस हो गया, बस इतना में ही कर देंगे। ठीक है, K2 एक पूर्णांक संख्या। अब तुमको क्या करना, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना। यहाँ क्या लिखेंगे, 3K2 और यहाँ आया Q, इसको समीकरण 4 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण 4 मान लो। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, समीकरण 2 और 4 को जरा गौर से देखिए। ठीक है, समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 क्या है, देखो इधर हम साइड में लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है, P बराबर 3K1। ठीक है, और समीकरण 4 क्या है, Q बराबर 3K2। जैसे कि अभी हम क्या मान के चल रहे थे ऊपर में कि P व Q सअभाज्य संख्या या तो पूर्णांक संख्या है, P व Q सअभाज्य संख्या या तो पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, समीकरण 2 और समीकरण 4 में क्या देख रहे हैं कि जो P है वो 3K1 का गुणांक है कि नहीं, P जो है 3 का गुणांक है, Q भी है 3 का गुणांक। तो यहाँ तो हमें
पी और क्यू जो है 3 का गुणांक बता रहा है और हम मान के चल रहे थे कि स्वाभाज्य संख्या है, तो ये तो हमारा कल्पना गलत हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट स्पष्ट है कि, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से के ऊपर लिखें, चलो यहाँ लिख देते थोड़ा साइड में इधर ब्लू पेन से। अच्छा नहीं, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q 3 P व Q उभयनिष्ठ गुणांक है। 3 का उभयनिष्ठ गुणांक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q उभयनिष्ठ गुणन है 3 का। ठीक है, अब 3 का है तो हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पता चल गया समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट हुआ कि P व Q 3 का उभयनिष्ठ गुणांक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः हमारा पूर्व यानी पहले की कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है, और अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है, नहीं लिख देते हैं। अतः क्या लिख देंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना है। आया समझ में, क्या हम किए, सबसे पहले हम क्या किए, ये अपरिमेय संख्या, इसका अपोजिट मान के चले यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा का ये पालन करेगा। जब हम परिमेय संख्या माने तो ये P बाई Q के रूप में होगा। ठीक है, अब तुमको यहां से हम बताते हैं, यहाँ इतना करने के बाद Q का मान निकालना। किसका मान, Q का मान। जो हम Q का मान निकाले इतना, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ नीचे मारा था √3 और √3 आ रहा है नीचे, तो ये अपरिमेय संख्या के डायरेक्शन की ओर चल रहा है। ठीक है, तो इसे हमें परिमेय संख्या के डायरेक्शन की ओर लेना है। तो क्या करना है, दोनों ओर वर्ग कर देना। तो दोनों ओर वर्ग किए तो ये आ रहा। ठीक है, दोनों ओर वर्ग किए तो ये आ रहा। अब ये आया तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि P व Q एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब पूर्णांक है तो इसका स्क्वायर वाला भी पूर्णांक आएगा, तो वो भी लिख दिया। अब इतना की बात करने के बाद परमेय 1.3 का प्रयोग करना है कि नहीं, क्योंकि ये इसमें बोल रहा है परमेय का उपयोग करके ही बनाने के लिए। ठीक है, तो हम करें, तो ये क्या बोला, अगर 3 जो है वहां क्या कर रहा था, P जो a² को विभाजित कर रहा था, तो यहाँ P की जगह पर क्या है, 3 है, तो 3 और a की जगह पर क्या है, P है। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 P² को विभाजित कर रहा है, तो 3 P को भी विभाजित करेगा। जैसे कि 3 P² को विभाजित कर रहा था तो इसका मान आ रहा था Q²। तो वही रंग P जो 3 जो P को विभाजित करेगा तो इसका भी तो मान कुछ आएगा, तो मान लिए K1, और K1 एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब उसने उतना करने के बाद फिर K1 का मान निकालना है। K1 का मान करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और P बराबर इतना आ रहा। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दिए, जो इतना आया था, कितना आया था, इतना आया था। अब फिर क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे कि P Q व K1 एक पूर्णांक संख्या, तो इसका स्क्वायर वाला भी पूर्णांक आएगा। फिर 1.3 का प्रयोग करेंगे, परमेय 1.3 का। अगर 3 Q² को विभाजित कर रहा है तो 3 P को Q को भी विभाजित करेगा। फिर मान लेते हैं कि K1, अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, समीकरण 4 बना दिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा बस इतना हो रहा है। तो समीकरण 2 और समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जो P व Q हम स्वाभाज्य संख्या मानते चल रहे थे, वो तो एक्चुअली में उभयनिष्ठ गुणांक निकल रहा है। एक्चुअली में वो क्या निकल रहा है, उभयनिष्ठ गुणांक निकल रहा है, जो हमारा पूर्व कल्पना गलत था। अतः ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या। बस आया समझ में। अगर जी आपको इस जगह पे बोल दिया कि √2 अपरिमेय संख्या, तो सिद्ध कीजिए। तो क्या करना है, बस मान लेते कि √3 अपरिमेय संख्या, बस यहाँ सटाएंगे, फिर यहाँ √3 देंगे, फिर यहाँ √2 करेंगे, दोनों और वर्ग किए तो यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 2। ठीक है, अगर ये सब हो रहा है तो 2 P² को विभाजित करके, अगर 2 P² को विभाजित कर रहा है तो 2 P को भी विभाजित करेगा। फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 2, समीकरण 4 बन गया। फिर यहाँ इसमें मान रखेंगे, बस सारा वही काम सिर्फ करना है, कॉपी पेस्ट करना है। 4 आ रहा है और निर्देश क्या आएगा, 2 कट गया 2 बार में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 2, फिर वही कॉपी पेस्ट, सब जगह कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी पेस्ट। चलो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि P व Q
उभयनिष्ठ गुणांक है किसका, 2 का, अतः हमारा पूर्व कल्पना गलत है और √2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही था। ये परिभाषा या ये चीज को आपको ध्यान में लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही ये क्वेश्चन बनेगा। प्रश्नावली यानी चैप्टर नंबर 1 में यही एक क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है, इसलिए इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए घर में, अन्यथा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है चैप्टर 1 में जो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो आई होप करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका 10वां पार्ट देखते हैं, यानी उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, वो भी अपरिमेय ही संख्या सिद्ध करना है, लेकिन वो आसान है इससे। ठीक है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन है जो भारी है, बाकी वो सब आसान है। ठीक, तो जल्द देखते। चलिए उदाहरण नंबर 10 है, इसमें भी सिद्ध करने बोल रहा है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये बहुत आसान है, 2 लाइन में बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ अगर बोल दिए कि √3 या √2 या √5 या √7 इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करें तो ये सब लंबा जा सकता है। ठीक है, बाकी बात ये सब बहुत हल्का है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम, अभी देखो इसमें क्या करेंगे कि इतना बोल दिया कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान के चलेंगे, परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो लिखेंगे यहां माना, सॉरी लिखेंगे क्या, माना 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से होगा ये, तो क्या लिखेंगे, माइनस √3 ये p/q के रूप में है। जहां लिख देना है, जहां p व q सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, सअभाज्य संख्या है और q का मान कभी भी 0 नहीं आ सकता, यानी q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इतना करने के बाद उसमें क्या कर रहे थे, q का मान निकाल रहे थे। लेकिन ऐसा अगर ये क्वेश्चन आए, ठीक है, कुछ भी आए, या तो ऐसा आ जाए, या तो इस तरह आ जाए, या तो 7 और क्या 7 प्लस √3 आ जाए, तो ऐसा इस सब क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, रूट वाला को अलग कर देना। क्या करना है, रूट वाला को अलग रखना। ठीक है, अगर हम इसको अलग कर दे, जैसे कि अभी हम क्या बोले, √3 को अलग कर दे। ठीक है, तो अभी हमें कुछ देर पहले √3 या √2 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसे तो सिद्ध किया ही है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, सिर्फ रूट वाला को अलग कर देना है इससे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है क्या है, देखो 5 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा कि नहीं। अब बचेगा क्या, माइनस √3 बचेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माइनस में नहीं लेना है इसको, एक काम करते हैं √3 को ही ये p/q की उधर ले लेते। ठीक है, तो क्या बचेगा, 5 इधर p/q प्लस में इधर आ गया, क्या माइनस में आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, √3 को उधर भेज देते, तो ये क्या आ गया, प्लस में आ गया। ठीक है, प्लस √3 आया। अब जहां से क्या कर सकते हैं, परिमेय इसको एलसीएम ले सकते हैं, यानी 1 और q का एलसीएम कितना आएगा, q, यहाँ से कितना आएगा, 5q आएगा, यहाँ कितना आएगा, +q आएगा। ठीक है, √3, बस इतना ही करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं। अब क्या बोलेंगे कि p, यहाँ लिख देंगे कि p व q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और p व q पूर्णांक संख्या, तो ये p 5q प्लस p बटे q जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है, तो यहाँ लिखना है एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ लिख देना, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया, अभी कुछ देर यानी पहले सिद्ध किया कि √3 एक अपरिमेय ही संख्या होता है। ठीक है, तो लिख दिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, बस क्या करना, अतः लिख देना, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, बस हो गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर परिमेय और अपरिमेय का जोड़ रहे तो क्या बनता है, अपरिमेय बनता। अगर परिमेय और अपरिमेय का माइनस रहे तो क्या बनता है, अपरिमेय ही बनता है। अगर परिमेय और परिमेय का गुना रहे तो परिमेय बनता है। जैसे कि अगर ये बोलते हैं √5 गुना √5, अगर इन दोनों का गुना करेंगे तो √25 आएगा, √25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर बोलते हैं कि रूट मतलब अपरिमेय गुना परिमेय, तो अपरिमेय ही बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ क्या किया जाए, परिमेय माइनस अपरिमेय है तो अपरिमेय ही बनेगा कि नहीं, बस इतना ही। ठीक है,
अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, और ये इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है क्या, सॉरी 10वां नहीं 11वां क्वेश्चन है। चलो देखो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो क्या मान है, परिमेय संख्या, लिख दिए इतना। अब तुमको क्या करना है, रूट वाला को अलग कर देना। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ, इधर है ये गुना में 3, उधर जाएगा क्या भागा में, तो यहाँ √3 बराबर क्या बचेगा, p/3 r³ बचेगा कि नहीं। अब यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः p व q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या है। और क्या लिखेंगे, क्योंकि ये p/q के रूप में, तो ये परिमेय भी है, क्योंकि इसीलिए p/q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, बस इतना ही लिखना है, हो गया सिद्ध, परिमेय संख्या है। कितना आसान से हो गया, क्योंकि ये मल्टीपल में था, परिमेय और अपरिमेय मल्टीपल में हो तो परिमेय अपरिमेय ही बनता है। ठीक है, बस इतना ही था। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.3 का सभी उदाहरण प्रश्न समाप्त हुआ आज। तो कल के क्लास में प्रश्नावली 1.1 का 1.3 का सभी प्रश्न करेंगे, और परसों के क्लास में 1.4 का सभी परिचय समझेंगे, और तरसों के क्लास में समाप्त हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो कैसा लगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।